हेलो माय डियर स्टूडेंट। अकाउंटिंग थ्योरी के लिए वन शॉर्ट वीडियो, ये है उसका पार्ट वन। इसमें हम कंप्लीट करेंगे पार्ट वन को, और बहुत ही जल्दी विद इन 24 आवर्स आफ्टर अपलोडिंग दिस वीडियो मैं आपको एक वीडियो और प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप इस सीरीज का वेट कर रहे थे? अगर कर रहे थे तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ में ये भी बताइएगा कि आपको हमारे एग्जिस्टिंग वीडियोस कैसे लगे। और अगर आपकी कोई सजेशन है तो वो भी आप अपनी कमेंट के साथ में ऐड कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप ये वीडियो बिजनेस स्टडीज के एग्जाम के पहले देख रहे हैं तो आपको कंप्लीट करने होंगे वो चैप्टर जो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, चैप्टर 1, 5, 6 और चैप्टर नंबर 10, क्योंकि इनका सबसे ज्यादा वेटेज है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप की भी हमने एक सीरीज डाली है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, सब कुछ है। तो वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। उसके बाद आप इस वीडियो को देखना ताकि आप अकाउंटिंग के लिए भी प्रिपेयर कर पाओ। यही स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले करेंगे वीडियो शुरू। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत करेंगे पार्टनरशिप की डेफिनेशन के साथ, जहां पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहती है कि पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है जहां पर पार्टनर से अग्री किया है, जहां वो एक साथ बिजनेस करेंगे, जिसमें सारे एक साथ एक्ट करेंगे या कोई एक उनके लिए एक्ट कर सकता है। कैरीड ऑन बाय ऑल या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि सारे के सारे पार्टनर एक साथ बिजनेस कर रहे हो सकते हैं। या भी ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो उनके लिए काम करे। जरूरी नहीं है ना कि सारे के सारे पार्टनर काम कर रहे हो। एक्टिव पार्टनर भी होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर भी होते हैं। तो सारे भी कर रहे हो सकते हैं, उनके बिहाफ में कोई एक भी कर रहा हो सकता है। बात करें अगर हम पार्टनरशिप की, तो ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जहां पर दो या दो से ज्यादा व्यक्ति आते हैं, जहां वो सहमत होते हैं एक दूसरे के साथ प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करने के लिए, चाहे उसमें सारे के सारे पार्टनर हो या उनमें से कोई एक उनके लिए एक्ट कर रहा हो। देन पार्टनर्स फर्म एंड फर्म नेम, इसमें एक क्रंच है, समझने वाली बात है। जरा सी मार्जिन में शब्द बदल जाते हैं, उनके मीनिंग बदल जाते हैं। जैसे कि पार्टनर्स, वो व्यक्ति जो पार्टनरशिप में एंटर किए हैं, और उन्हें अगर हम अलग अलग देखें तो वो क्या कहलाएंगे? पार्टनर कहलाएंगे। और अगर एक साथ है तो वो फर्म कहलाएंगे, और जो वो उस फर्म का नाम रखेंगे वो कहलाएगा फर्म नेम। और यहां हम पिक करेंगे एक मस्त एग्जांपल जो इस पूरी की पूरी सीरीज में हम कैरी ऑन करके चलेंगे, ताकि आपको समझ में आ सके, आप इजीली रिलेट कर सकें। तो फर्म का नाम रखने से पहले हम पार्टनर लेके आएंगे। तो एक पार्टनर है हमारा राजू, और दूसरा जो पार्टनर है वो है बाबू भैया। तो ये दो पार्टनर आते हैं बिजनेस करने के लिए, और ये बनाते हैं एक फर्म, और उसका नाम रखते हैं ये क्या? हेरा फेरी। तो कहने का मतलब ये अलग अलग कहलाएंगे पार्टनर्स। एक साथ जब वो पार्टनरशिप में आ जाएंगे तो वो कहलाएंगे फर्म, और अगर उसका कुछ नाम रख दिया जाएगा तो वो कहलाएगा फर्म नेम। अब आगे चल के इसी में आने वाला है बहुत सारा मजा। क्यों? क्योंकि हम इसी एग्जांपल से पूरी की पूरी पार्टनरशिप को समझने वाले हैं। तो बात करेंगे अगले टॉपिक की, नेचर ऑफ पार्टनरशिप की। तो अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो इसके होते हैं दो पॉइंट ऑफ व्यू। आंसर राइटिंग में ये आप ध्यान में रख सकते हैं कि पार्टनरशिप को अगर हम देखें तो इसके दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। और ये जो दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, एक होता है लीगल और एक होता है अकाउंटिंग। तो जब अकाउंटिंग की बात होगी तो ये सेपरेट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि राजू को अलग शेयर मिलना चाहिए और बाबू को अलग शेयर मिलना चाहिए। ऑन द अदर हैंड अगर हम लीगल की बात करें तो वहां पर ये अलग अलग नहीं कहलाएंगे। वहां पर ये क्या कहलाएंगे? दैट दे आर नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। वो एक सिंगल एंटिटी है, क्योंकि यहां पर मैटर हो जाता है लीगल। तो कानून के नजरिए में फर्म एक यूनिट होती है, लेकिन अकाउंटिंग के नजरिए में ये अलग अलग कहलाएंगे। कौन? पार्टनर्स। बढ़ेंगे आगे।
तो यहाँ ये समझ लेने के बाद एक बात ये भी समझने वाली है कि जितनी भी डेट होंगी ये पार्टनर के पर्सनल एसेट से पेएबल होंगी। अगर इन केस अगर वो किसी भी तरीके की लाइबिलिटीज को पूरा नहीं कर पा रहे, राजू और बाबू लोन ले लेते हैं और अगर उसे नहीं चुका पाते तो उनके पर्सनल एसेट्स को सीज करके बेच के वो जो रिकवरी है की जा सकती है। देन पार्टनरशिप, फर्म और पार्टनर ये दो अलग एंटिटीज होती हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इनके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फर्म। आया अगला पॉइंट, तो भैया अब ये जो अकाउंटिंग होगी ये अकाउंटिंग कैसी होगी? ये अकाउंटिंग होगी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? फर्म के नाम से। ये समझने वाली बात है। अब फर्म के नाम से होगी, फर्म का नाम हमने क्या रखा था? हेरा फेरी। तो भैया सारी की सारी एंट्री किसके नजरिए से चल रही हैं? हेरा फेरी के हिसाब से चलेंगी। पार्टनरशिप जो है यहां पर एक ओरल अग्रीमेंट भी हो सकता है जहां वो एक साथ अग्री करेंगे उन शर्तों में जिसे उन्होंने बातचीत के दौरान तय किया होगा, या समझदार होंगे तो वो एक लिखित अग्रीमेंट भी करेंगे, रिटन एग्रीमेंट बनाएंगे। और ये जो सहमति इन्होंने की है लिखित में, इसे बोला जाएगा पार्टनरशिप डीड। याद रखना, ओरल पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती है, सिर्फ रिटन फॉर्म में होती है। तो हम बात करेंगे अब फीचर्स की, और फीचर्स में पहला है टू और मोर पर्सन। तो दो या दो से ज्यादा व्यक्ति आपसी सहमति बनाकर पार्टनरशिप कर सकते हैं, लेकिन कौन नहीं कर सकता इसके बारे में बात करेंगे, और इसकी जानकारी देता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। यहां पर इनका कहना यह है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका दिमाग घुटनों से भी ज्यादा नीचे जा चुका है, यानी कि वो पागल हो चुका है, बावरा हो चुका है, अनसाउंड माइंड का हो गया है, तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कतई क्रिमिनल है, बिल्कुल डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, किसके द्वारा? लॉ के द्वारा, तो वो व्यक्ति भी क्या नहीं बन सकता? पार्टनर नहीं बन सकता। फिर सवाल ये उठता है कि क्या माइनर पार्टनर बन सकते हैं? तो इसका आंसर है कि हां, एक माइनर पार्टनर बन सकता है, लेकिन किन शर्तों पे? सिर्फ इन शर्तों में कि अगर प्रॉफिट्स होंगे तो प्रॉफिट्स में उस पार्टनर को हिस्सा मिलेगा, लेकिन अगर किसी भी तरीके के लॉसेस हो रहे हैं तो वो लॉसेस में हिस्सेदार नहीं होगा। देन एक माइनर एक्सेप्ट कर सकता है या रिफ्यूज कर सकता है पार्टनरशिप को माइनर से मेजर बनने के बाद, और मेजर कब बनेगा? वो 18 साल की उम्र में, और इसके बाद जाके वो अपने एक्शंस को कैरी ऑन कर सकता है, चाहे तो वो पार्टनर बन सकता है या रिफ्यूज या रिजेक्ट भी कर सकता है। अब बात करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर की। यहां बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन आ जाता है, इसीलिए थ्योरी में एकदम क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो बहुत अच्छे से देखो, 2-3 मार्क्स की थ्योरी है तो फिर तो पूरा लिख देना है, 4 मार्क्स की है तो भी, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया तो बहुत ध्यान से सावधानी से करना है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर की हम बात करें तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसने ये नहीं बताया कि भैया पार्टनर कितने हो सकते हैं, ना उन्होंने मिनिमम लिमिट तय की है ना मैक्सिमम लिमिट तय की है। यहां पर कंपनीज एक्ट 2013 एम्पावर करती है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से जितना चाहे उतना नंबर ऑफ पार्टनर तय कर सकती है, अप टू 100। तो कुल मिला के ये जो टेंशन आई कंपनीज एक्ट ने उठाया और ये सीधे बोल दिया कि भैया गवर्नमेंट मैक्सिमम लिमिट 100 है, आप अपने हिसाब से तय कर दो। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है ऐसा कर लो। तो उन्होंने कंपनीज रूल्स बनाए 2014 के, उसके हिसाब से बोला कि भैया मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कैन बी 50। तो आज के समय मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कैन बी 50। पीछे की कहानी आपको पता है। अगर आंसर राइटिंग करनी है बड़ी लंबी 4 मार्क्स तक की तो ये आप यूज कर सकते हैं। देन तो एज अ रिजल्ट पार्टनरशिप फर्म में 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते।
अग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आ सकती है या तो रिटर्न या तो ओरल, या तो लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है। साथ ही साथ में यही एक बेसिस बनता है उस रिलेशनशिप का जहां पर पार्टनर्स उस फॉर्म में काम कर रहे होंगे। किस बेसिस में? इसी अग्रीमेंट के बेसिस में। वरना वो तो कुछ भी करने लग जाएंगे जैसे आप लोग क्लासरूम में करते रहते हो। लेकिन यहां क्या होगा? यहां कुछ नियम व शर्तें लागू होंगी। रिटर्न अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। और इसी अग्रीमेंट को लिख के तय कर दिया गया तो इसे ही बोला जाएगा क्या? पार्टनरशिप डीड। फर्म जो है स्टैब्लिश की जाती है किसके लिए? बिजनेस के लिए। कुल मिला के ये है कि पार्टनरशिप फर्म जो आपने खोली है वो बिजनेस के लिए खोल लेना। वरना कल को पता लगा कुछ ब्लैक में बेच रहा है राजू, वो बोले भाई वी आर द फर्म, तो ऐसा नहीं होता है। जो कानून के हिसाब से सही है वो बिजनेस करना होगा। ऐसी कोई पार्टनरशिप नहीं होती, सामने तो नहीं होती एटलीस्ट। देन कम्स प्रॉफिट शेयरिंग। अब आती है मुद्दे की बात कि भैया इनको हुआ मुनाफा, तो उस मुनाफे का क्या होगा? तो ये जो अग्रीमेंट है पार्टनर के बीच में, यहां तय किया जाता है कि वो कैसे प्रॉफिट्स और लॉसेस को तय करेंगे। बिजनेस एक पार्टनर या सारे पार्टनर के लिए कोई एक पार्टनर कर सकता है। तो अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है भाई, तो जो पार्टनर है वो दोनों का काम करेगा, एजेंट का भी और प्रिंसिपल का भी। अब ये क्या है? देखो, एज एन एजेंट ये क्या कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपने दूसरे पार्टनर को, देयर बाई बाइंडिंग थ्रू हिज एक्ट्स। कहने का मतलब ये है कि कहीं एक मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग में पहुंच गया कौन? अपना राजू। अब ये क्या कर रहा है? ये राजू अपनी पूरी फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी वजह से इसे बोल दिया गया कि भैया ये कौन है? एजेंट। उसी तरीके से इसी फर्म में कौन? बाबू भी बैठा हुआ है। तो अब क्योंकि यहां पर बाबू भी बैठा हुआ है, तो अगर बाबू कुछ बोलेगा या करने के लिए कहेगा तो उसके बोले गए शब्द या कहने के लिए कही गई बातें राजू पर भी लागू होंगी। इसी वजह से वहां पर एक पार्टनर प्रिंसिपल का काम भी करेगा। तो यहां समझने वाली बात यह है कि एक पार्टनर एजेंट और प्रिंसिपल दोनों का काम करेगा। सुननी भी पड़ेगी, माननी भी पड़ेगी। नेक्स्ट, एक पार्टनर के अधिकार क्या क्या होते हैं ये हम समझेंगे। तो पार्टनर के अधिकारों की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात, एक बार अगर कोई पार्टनर बन जाएगा तो पार्टनर मैनेजमेंट के किसी भी डिसीजन में भागीदार हो जाएगा। वो उसके पास अधिकार आ जाएगा, राइट टू पार्टिसिपेट का। वो किसी भी जगह पर जो कि रिलेटेड है पार्टनरशिप फर्म से वहां पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर कोई भी बिजनेस मैटर है तो उसमें उसके पास होगा राइट टू बी कंसल्टेड, उससे पूछा जाना चाहिए। कभी उसका मन किया कि भैया देख लें जरा कितना फायदा या घाटा हो रहा है, तो वो अपनी बुक ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट भी कर सकता है। यहां उनके पास होता है राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन अग्रीड रेशियो। उन्होंने अपनी सहमति से जो रेशियो रखा होगा उस रेशियो के हिसाब से ही बांटा जाएगा क्या? प्रॉफिट और लॉसेस को। एग्जाम्पल के लिए हो सकता है राजू और बाबू जो हैं उन्होंने अगर अग्री किया हो तो ये पार्टनर हो सकते हैं कितने के? 60% और 40% के भी। अगर सहमत हैं तो इसी में बटेगा, और अगर नहीं है तो क्या? तो इसका मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर 50-50% बटेगा। तो अगर डीड है तो जो डीड में लिखा है उस हिसाब से उनको हिस्सेदारी मिलेगी प्रॉफिट में और लॉसेस में। डीड नहीं है तो इक्वली मिलेगा, 50% और 50%। चाहे उन्होंने अपना कितना भी कैपिटल लगाया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे भी मैं एग्जांपल से समझा देता हूं। अगर राजू ने 1 करोड़ लगाए हैं और बाबू ने लगा दिए 2 करोड़, लेकिन इनके बीच में अगर डीड नहीं है तो प्रॉफिट होगा जो भी, वो इनकी कैपिटल के हिसाब से ना बट के 50-50% ही बटेगा। मैं तो कहता हूं कि यहां इसने 1 रुपया नहीं भी लगाया, लेकिन अगर ये सहमत है पार्टनरशिप के लिए तो भी यहां पर 50-50% की पार्टनरशिप हो जाएगी। और ये सारी जानकारी
कहाँ से मिलती है? ये सारी जानकारी मिलती है हमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। अगर इंपॉर्टेंट है ये, आगे चल के इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके बेसिक्स को अभी से समझ लेंगे। तो पार्टनर ने लोन एडवांस किया है तो उसके पास अधिकार होगा इंटरेस्ट रिसीव करने का, किस ब्याज दर पर जो उनके बीच में सहमति बनी है। और अगर वहां कोई डीड नहीं है तो वहां पर 6% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा पार्टनर को। कैसे, समझो। इनकी जो फर्म है हेरा फेरी, यहां पर पैसे की आन पड़ी कमी, तो राजू ने बोला कि भाई बाबू एक काम करते हैं, बैंक से लोन ले रहा हो मत लो, मैं एक काम करता हूं लोन दे देता हूं। किसको? फर्म को। तो मान लेते हैं इसने 1 करोड़ का लोन दे दिया, किसको? फर्म को। अब दो सिचुएशन आ सकती हैं। पहली सिचुएशन जहां पर डीड होगी और दूसरी सिचुएशन जहां पर डीड नहीं होगी। जहां डीड है तो मान लेते हैं वहां लिखा था कि भाई जो ये हेरा फेरी फर्म है ये ब्याज दर के तौर पे, इंटरेस्ट के तौर पे ये 10% देगी राजू को, तो ये 10% डिसाइडेड है। बट इन केस अगर लिखित में नहीं है तो भी राजू को ये पैसे दिए जाएंगे और यहां पर ब्याज दर क्या होगी? ये होगी 6%। तो अगर इनके बीच में क्या है, सहमति है, तो जो डीड में लिखा है वो परसेंट होगा और अगर नहीं है तो 6% होगा। और ये सब कहां मेंशन है? अगेन एक्ट का नाम याद कर लो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो पार्टनर हैं इनके पास अधिकार आते हैं वो सारे डिसीजन के लेने को लेकर जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं। हर एक पार्टनर के पास अधिकार होता है कि कल को अगर उसे किसी पार्टनर को नहीं आने देना तो वो रोक सकता है। एग्जाम्पल के लिए यहां पर बाबू भैया का मन होता कि यार राजू शाम को भी एडमिट कर ले, तो राजू ने बोला कि नहीं मैं नहीं चाहता, तो भैया यहां पर उसकी सुनी जाएगी। भले उस मूवी में उसकी नहीं सुनी गई थी लेकिन यहां पर तो सुनी जाएगी और यहां पार्टनर नहीं बन पाएगा। कौन? श्याम। इसके बाद अगर कोई एक पार्टनर रिटायर करना चाहता है तो वो नोटिस देके फॉर्म से रिटायर कर सकता है। लेकिन एक और बात है, यहां पर सभी पार्टनर का सहमत होना जरूरी होता है। नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, जो डीड होती है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जहां पर सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, रिलेशनशिप्स पार्टनर के बीच में कैसे होंगे ये बताए जाते हैं। ये लिखित भी हो सकते हैं, मौखिक भी हो सकते हैं, और अगर ये रिटर्न है तो ये कहलाएंगे पार्टनरशिप डीड। क्योंकि अब लिखित में सारी चीजें हैं तो कल को किसी भी तरीके का अगर विवाद उत्पन्न होता है, इनके बीच में डिस्प्यूट आता है, तो यहां पर इसी डीड के बेसिस में उसे सुलझा लिया जाएगा। और इसी वजह से बोला जाता है पार्टनरशिप डीड, क्योंकि यहां आपको मिलेंगे टर्म्स एंड कंडीशन। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि सारे के सारे पार्टनर साइन करते हैं और इसमें आपको सारे के सारे क्लॉजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। क्लॉजेस में आपको क्या मिलेगा? देखो अब आती है बारी डीड की, तो आपको डीड में जानकारी क्या कौन कौन सी मिलेगी? इतनी सारी। और आंसर राइटिंग में आप इनमें से 5 से 6 लिख देना सफिशिएंट है। लेकिन क्योंकि ये मजेदार है भाई, तो पढ़ लो ना क्या जा रहा है। और 6 के 6 पढ़ के जाओगे तो 6 के 6 नहीं याद आते। तो क्या मिलेगा मैं बताता हूं। यहां आपको मिलेगा पार्टनर का डिस्क्रिप्शन कि पार्टनर कौन कौन है, फिर इसके बाद फर्म का नाम क्या है, बिजनेस कहां पर होगा, बिजनेस का नेचर कैसा होगा, कब से डीड की शुरुआत कब से होगी, कौन पार्टनर कितना कितना पैसा देगा, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये टॉपिक आगे चल के डिस्कस्ड है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा इनके बीच, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, पार्टनर को कितना रेम्यूनरेशन मतलब कमीशन, सैलरीज ये सब कितनी मिलेंगी, साथ ही साथ में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, एसेट्स की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, ये सारी चीजें मेंशन्ड होती हैं। अब डीड जरूरी क्यों है? सबसे पहली बात, यहां पता चलता है कि जो पार्टनर हैं उनके राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं और लाइबिलिटीज क्या हैं।
अगर कल को इनके बीच में किसी भी तरीके का डिस्प्यूट आता है तो पार्टनरशिप डीड के बीच में ये सॉल्व हो जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती तो वहां पर वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लगेंगे जो मेंशन्ड है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। कहने का मतलब ये है कुछ ऐसा हो गया जो डीड में लिखा ही नहीं है, तो फिर वहां पर कौन से नियम कानून लागू होंगे? जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मेंशन्ड है। एग्जाम्पल के लिए मान लो पार्टनरशिप डीड अलाउ नहीं करता, क्या नहीं अलाउ करता कि भैया सैलरी नहीं दी जाएगी, किसको? पार्टनर को। तो फिर पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाती और ना दी जाएगी। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 अलाउ नहीं करता किसी भी तरीके से सैलरी टू द पार्टनर्स। एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लो कल को राजू बोलने लगा कि भैया महीना कंप्लीट हो गया, बाबू भैया सैलरी। तो बाबू भैया बोलेंगे भैया अपनी डीड में नहीं लिखा क्या कि आपको कोई सैलरी दी जाएगी? तो बोलेगा लिखा नहीं है, फिर भी मेहनत तो की है। विवाद हो गया। तो ऐसे में हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब उसमें क्या बोला जाता है कि भैया अंटिल इट इज रिटन कि सैलरी दी जाएगी, तब तक सैलरी नहीं दी जाएगी। तो क्योंकि उसमें बोला नहीं गया कि किसी भी तरीके की सैलरी दी जाएगी, इसी वजह से राजू को कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। तो अगर हम बात करें कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, मान लो इन केस गड़बड़ घोटाला कर दिया इन लोगों ने और इनके पास या तो डीड नहीं थी या डीड में कुछ चीजें मेंशन्ड नहीं थी और वो चीजें हो जाती हैं, तो क्या दिक्कत आएगी? पहला सवाल है इंटरेस्ट ऑन एडवांस या लोन बाय पार्टनर, यानी कि राजू ने पैसा दे दिया है किसको? फर्म को। तो चाहे इनके बीच में डीड ना हो तो भी क्या होगा? राजू को पैसा दिया जाएगा कितनी ब्याज दर से? 6% के हिसाब से। और इंटरेस्ट जो है ये होता है क्या? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब ये है कि आगे चल के चाहे फर्म को नुकसान हो या मुनाफा हो, राजू को इस तय प्रतिशत के हिसाब से जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो दिया जाएगा। यहाँ पर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को आगे चल के और भी डिस्कस किया गया है, बट यहीं से मैं शुरुआत कर देता हूं कि एग्जैक्टली ये क्या होता है। चाहे फर्म नुकसान में जाए और चाहे फायदे में जाए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऐसे खर्चे होते हैं जो फर्म को देने ही पड़ेंगे। इसका मतलब चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, फर्म को खर्चा देना ही पड़ेगा। देन इट इज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। नाम ही लिखा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चाहे प्रॉफिट है और चाहे नहीं है, चार्ज लगेगा तो लगेगा, खर्चा होगा तो होगा। मान लो मेंशन्ड नहीं है डीड में कि प्रॉफिट एंड लॉसेस कैसे शेयर होंगे, या मान लो डीड ही नहीं है, तो सारे पार्टनर के बीच में इक्वली प्रॉफिट और लॉसेस शेयर किए जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दिया जाएगा, रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा, एडमिशन किसी नए पार्टनर का नहीं हो सकता जब तक सारे पार्टनर सहमत ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक्स हैं जो कि क्वेश्चन में अक्सर आते रहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। मूविंग ऑन, लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर। तो यहां अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि भाई ये जो राजू है, बाबू भैया है, इन सभी की लाइबिलिटीज क्या हैं? तो अगर हम बात करें इनकी लाइबिलिटीज की, तो कल को अगर मान लो किसी भी तरीके से कोई डेढ़ शाणा बनने की कोशिश करता है, होशियार बनने की कोशिश करता है, तो वो क्या करेगा? अगर कोई पार्टनर बिजनेस खोल लेता है पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट में बिना पार्टनर्स की सहमति के, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? कहने का मतलब ये है कि इनकी जो फर्म थी हेरा फेरी, ये तो थी, और पार्टनर रहते हुए बाबू ने क्या करा? एक और फर्म डाल दी और फर्म का नाम रख दिया उन्होंने गोलमाल। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तो ऐसी सिचुएशन में ये होगा कि बाबू भैया अगर इस गोलमाल फर्म में जो भी प्रॉफिट अर्न करेंगे, ये प्रॉफिट वापस से लीगली इन्हें पे बैक करना पड़ेगा किसको? हेरा फेरी को। क्यों? क्योंकि सीधी बात है ना, वही गलत बात है, आप ऑलरेडी पार्टनर हो कहीं पे, फिर आप अलग से भी बिजनेस कर रहे हो। हाउएवर
अगर गोलमाल ना घाटे में चली गई तो यहां पर क्या होगा, अकेले ही इसको सारे के सारे लॉसेस जो है ये झेलने पड़ेंगे। इसके बाद अगर मान लो कोई पार्टनर है, ये कोई ऐसा ट्रांजैक्शन करता है जो कि है किसके बिहाफ में, फर्म के बिहाफ में, या किसी भी तरीके से यूज किया गया है प्रॉपर्टी का, या कोई भी कनेक्शन यूज किए गए हैं फर्म के, तो यहां से कमाए गए मुनाफे को भी कहां दिया जाएगा, ये पे बैक किया जाएगा वापस से फर्म को। मूविंग ऑन, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे अब हम डिस्कस, क्योंकि ये बेसिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होगा और आंसर राइटिंग में भी कई बार आ जाता है, कई बार ये ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है। तो बहुत क्लियरली आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। करेंगे डिस्कस, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी ही अभी डिस्कस करते समय कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, आपको ये खर्चा देना पड़ेगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन, अगर प्रॉफिट है तो ही ये खर्चे होंगे, अगर प्रॉफिट नहीं है तो ये खर्चे नहीं होंगे। तो ऐसे नेचर को के खर्चों को बोला जाएगा क्या, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो नेचर की बात करेंगे सबसे पहले। तो नेचर को अगर हम देखें तो ये जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं ये होते हैं एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि ये मेन रेवेन्यू से क्या किए जाते हैं, डिडक्ट किए जाते हैं, जिससे ही हमें पता चलता है कि जो फर्म है उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। जबकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ये तभी होते हैं जब वहाँ क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। कहने का मतलब ये है कि जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीज़ें हैं वो तो आप समझ गए हो, चाहे लॉस हो चाहे फायदा हो देनी ही है। लेकिन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ये तभी होता है जब आपको प्रॉफिट हुआ हो। तो यहाँ पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाती है, यानी कि वो मुनाफा जो रख दिया गया है किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बिटवीन द पार्टनर्स। अगर हम बात करें इनके रिकॉर्डिंग की तो ये एसोसिएटेड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो भाई 11th का बेसिक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था हमने। अब क्योंकि ये खर्चा है तो वैसे ही कहा जाता है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहां ये इधर एक्सपेंस या लॉस होगा, इसी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, डेबिट होता है। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो होता है ये होता है किसमें, चार्ज डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। चलो मैं इसको बहुत आसान कर देता हूं, यहीं से समझा देता हूं ताकि आगे चल के और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। समझना आखिर एक बिजनेस कैसा चलता है, समझना। यहां से आपके 11th के बेसिक्स भी अगर क्लियर नहीं होंगे तो एक झटके में समझ में आ जाएगा। तो हम बात कर रहे थे फर्म की, राइट। सबसे पहली बात हमने फर्म को बनाया, किसकी फर्म को, राजू और बाबू की जो फर्म है ये हमने क्रिएट कर दी। अब इनकी फर्म को क्रिएट करने के बाद हमने उनकी फर्म का नाम भी रख दिया। अब इनकी फर्म का जो हमने नाम रखा वो क्या था, हेरा फेरी। अब ये जो हेरा फेरी फर्म है 1 साल गुजर गया, ठीक है, सीधी बात है इनके पास पैसा आया होगा। अब ये जो पैसा है इसमें जो सबसे मेजर फैक्ट्री रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस है निकाल दिए। तो पहले कदम में बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, यहां पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेजर खर्चे निकाल दिए गए। इसके बाद आता है ये अमाउंट यहां से फिल्टर आउट हुआ, कुछ यहां पर खत्म हो गया होगा, अब ये मूव करके गया यहां पर, ठीक है। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं ये जो कमाई थी यहां पर जो अमाउंट आया है वो 10 लाख, मेजर खर्चे निकाल दिए गए, ट्रेडिंग में बचे 8 लाख। अब यही 8 लाख आगे चल के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। तो यहां पर हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मान लेते हैं इनडायरेक्ट खर्चे हमने निकाल दिए, ऐसे खर्चे जो होने ही हैं, अगर लॉस होता तो भी ये करना ही पड़ता, ये भी और ये भी। यहां पर और निकल गया पैसा, कितना निकल गया, मान लेते हैं 3 लाख रुपए। तो अब यहां पर 8 लाख में से चले गए कितने,
हमारे 3 लाख, तो यहां पर हमारे पास बचे 5 लाख रुपए। अब इन दोनों का ही हिसाब लिखा जाता है किसमें, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट क्या है, इन दोनों के हिसाब किताब को टैली करके लिख देना कहलाता है बैलेंस शीट। अब ये बैलेंस शीट तैयार हो गई और राजू भी खुश और बाबू भी खुश, बोलेंगे भैया हम लोगों ने पैसा कमा लिया। कितना कमा लिया, 5 लाख रुपए। अब आपको सुन के समझ आ रहा होगा, अच्छा तो ये वो पैसा है जो फर्म ने कमा लिया है। लेकिन मेरा सवाल आपसे है, खुद सोचो, क्या ये 5 लाख रुपए फर्म अपने पास रखेगी? नहीं रखेगी। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स बैठे हैं, इसीलिए तो वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। यही 5 लाख रुपए उन लोगों के बीच में बांटा जाएगा उनके रेशियोज के हिसाब से। तो यहां पर अब इसी 5 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बिटवीन राजू एंड बाबू भैया। और ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा यहां पर बटेगा, नहीं, कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो इस पैसे से खर्च होती हैं। यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद 5 लाख रुपए बचे, इसमें जो खर्चे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के हेड। मतलब सीधी बात है, वो आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। समझाता हूं, देखो 5 लाख बच गए। राजू बोलेगा मेरी सैलरी कहाँ है, बाबू बोलेगा मुझे भी सैलरी चाहिए। राजू बोलेगा मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ है, बाबू बोलेगा मुझे भी चाहिए, है ना। तो सैलरी निकाल लेंगे, कमीशन निकाल लेंगे, थोड़ा सा रिजर्व बना देंगे, फिर इसके बाद एक अमाउंट बचेगा, फिर जाके वो अमाउंट बटेगा बिटवीन राजू एंड बाबू। फॉर एग्जाम्पल इन लोगों ने इंटरेस्ट ऑन लोन ले लिया, मतलब राजू ने, याद है, लोन दिया था, उसका इंटरेस्ट ले लिया। राजू ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया, राजू ने सैलरी ले ली। सिमिलरली बाबू भैया ने अपनी जो हिस्से के पैसे बन रहे थे वो ले लिए। सब कुछ कर देने के बाद अब इनके पास बचा कितना, 3 लाख रुपए। तो यही इनका क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बन जाएगा। और आगे चल के क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट इसी में है, तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि मैंने क्या समझाया है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि यहां तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। प्रायोरिटी की अगर हम बात करें तो अब आपको समझ में आना शुरू हो चुका होगा कि चाहे फायदा हो या ना हो, ये तो देना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि पहले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट निकाले जाते हैं, फिर एप्रोप्रिएशन निकाले जाते हैं। एग्जाम्पल, रेंट पेड टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर। एक पार्टनर ने अपनी जगह दी यूज करने के लिए, तो उसका रेंट चाहे प्रॉफिट हो या ना हो देना पड़ेगा। राजू ने फर्म को लोन दिया, फायदा हो या ना हो देना तो पड़ेगा इंटरेस्ट। तो ये हो गए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन क्या है, सैलरी टू पार्टनर, फायदा हुआ है तो सैलरी मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फायदा हुआ है तो मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। रिजर्व, फायदा हुआ है तो बनेगा वरना नहीं बनेगा। अब क्योंकि बहुत सारे बेसिक्स मैंने आपको जस्ट अभी समझाए हैं, तो अब आपको ये थ्योरी ना चुटकियों में समझ में आने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, इंटरेस्ट ऑन लोन की। तो भैया इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ये दो तरीके से चल सकता है। क्या, एक तो फर्म ने किसको दिया लोन, राजू को, और दूसरा क्या है, राजू ने लोन दिया किसको, फर्म को। ये दो सिचुएशन बन सकती हैं। अब इन दो सिचुएशंस में क्या होगा, चलिए समझते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो जो पार्टनरशिप डीड में सहमति के दौरान परसेंटेज सिलेक्ट किया गया था उसके हिसाब से पैसा दिया जाएगा किसको, पार्टनर को। और अगर इनकेस डीड में नहीं लिखा तो भी 6% तो दिया ही जाएगा। बट एक और बात, क्योंकि ये चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो देना ही पड़ेगा, तो इसी वजह से इसे बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ऑन द अदर हैंड, अगर राजू को जरूरत थी और फर्म ने पैसा दिया है किसको, राजू को, तो अगर डीड में लिखा है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा राजू को। बट अगर डीड में नहीं लिखा तो भैया ये पैसा समझो बिना ब्याज के मिल गया, क्योंकि डीड ऐसा कुछ नहीं बोलती कि फर्म ने अगर पार्टनर को पैसा दिया है तो पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तब तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। देन कम्स रेंट पेड
और पेएबल टू अ पार्टनर। हमने अभी डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि भैया ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये आपको एनी विच वे पे तो करना ही पड़ेगा क्योंकि पार्टनर ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दी है। देन मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर एक एम्प्लॉय होता है फर्म का, इसी वजह से जो अमाउंट पेएबल रहता है उसको, यानी कि मैनेजर को, उसका जो नेचर होता है वो किसका नेचर होता है, सैलरीज का। और सैलरीज का जो नेचर होता है वो ऐसा होता है कि भैया चाहे आपकी फर्म प्रॉफिट में है और चाहे नहीं है, आपको ये कमीशन तो देना ही पड़ेगा या सैलरी तो देनी ही पड़ेगी। इसी वजह से इसे भी किस कैटेगरी में रखा गया है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की कैटेगरी में, मतलब ये भी कहलाएगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें जो प्रॉफिट मिला है या इनकेस लॉस मिला है उसे पार्टनर्स के बीच में बांट देने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसे ही बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखेंगे इसका फॉर्मेट। ओके, इससे पहले हम ये समझेंगे, थोड़ी और जानकारी लेंगे कि ये है क्या। तो मैंने आपको बताया क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के बाद ये बनता है तो इसी वजह से इसे बोला जाता है कि भैया ये एक्सटेंशन है एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, क्योंकि यहीं से पैसा आता है, हो सकता है लॉस हो या फिर प्रॉफिट। इसमें क्या क्या क्रेडिट होंगे, इसमें वो सारा पैसा क्रेडिट होगा जो चार्ज हुआ है एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली मैं पहले आपको फॉर्मेट समझा देता हूँ, देन आप इसकी रीडिंग कर लेना तो आपको इजीली सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहां पर ओके, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। देन यहां पर आता है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां पर मैं आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ही सीधा दिखाते हुए अपने राजू और बाबू वाले एग्जांपल को एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको थ्योरी में भी क्लैरिटी आ जाए और इससे जुड़ा अगर प्रैक्टिकल पूछा जाता है तो वो भी आपसे बन जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इससे एसोसिएटेड क्वेश्चंस तो आए हैं। तो मान लेते हैं कि फर्म को जो है प्रॉफिट हुआ था वो था 5 लाख रुपए, तो यहां पर हमने लिख दिया 5 लाख रुपए। अब यहां जो, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट वाला केस तो लॉस की एंट्रीज हम कट कर देते हैं। तो यहां पर जो हमारा राजू है, कहाँ ये फालतू के लोग अभय और भास्कर, हमारा जो राजू है और जो हमारे बाबू भैया हैं इनको मिलता है 30,000 रुपीज और 30,000 रुपीज ईच। तो इन दोनों को 60,000 रुपए क्या मिल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब दोनों ने बोला कि भैया हमारी सैलरीज का क्या, तो राजू ने क्या किया, सैलरी ली, कितनी, 40,000 रुपीज ले ली। पार्टनर कमीशन में मान लेते हैं बाबू भैया ने एक सेल कराई थी, है ना, तो उनकी जो सेल थी उसमें उनको कितना कमीशन मिला, 50,000 रुपए। और उन्होंने बोला कि काम करते हैं 50,000 रुपए हम लोग किस में डाल देते हैं, रिजर्व में। तो भाई ये हो गया 2 लाख रुपए। अब समझो, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था पिछले एग्जाम्पल में कि यहां पर 5 लाख रुपए नहीं मिले लेकिन 2 लाख रुपए तो बट गया, किसमें, आपस में नहीं बटा, सैलरी का निकल गया, रिजर्व का निकल गया, कमीशन का निकल गया। तो अब इन लोगों के पास बांटने के लिए कितना पैसा बचा, 3 लाख रुपए। तो अब यहां पर 1,50,000 मिल जाएंगे किसको, राजू को, और 1,50,000 मिल जाएंगे किसको, अपने बाबू को। तो यहां आ गया टोटल 5 लाख और यहां पर भी आ गया टोटल 5 लाख। ठीक है, इस केस में राजू और बाबू ने कोई ड्रॉइंग्स नहीं की थी, मतलब फर्म में जो पैसा था उससे कोई भी पैसा विड्रॉ नहीं किया था। ठीक है, तो इसी वजह से ये हो जाता है टैली। और प्रॉफिट्स के मिलने के बाद उसमें से जो कमीशन सैलरीज रख ली जाती हैं, इसे बोला जाता है एप्रोप्रिएशन। उसके बाद जो पैसा बचता है वही कहलाता है क्या, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। मूविंग ऑन, ये रहा डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्योंकि ये मैंने आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा दिया है तो इसे आपको करना है राइटिंग में, इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि इससे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी समझ आ जाएगा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी समझ में आ जाएगा। इसमें लिखी हुई सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, अभी थ्योरी में एक्सप्लेन की हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे लिखना है। और अब हम बढ़ेंगे आगे। ओके, इसमें एक जो है वो ये है अलग से कि मैचिंग प्रिंसिपल। तो भैया देखो, यहां मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो मैचिंग प्रिंसिपल है इसे फॉलो किया जाता है। कुल मिला के यहाँ आप खर्चों से नहीं बच सकते, यहाँ बच सकते हो, इसीलिए मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो होता है, यहाँ नहीं होता। अब बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करें तो हमें पता है इनके पास एक फर्म है, ठीक है। अब फर्म में दो पार्टनर हैं, कौन है, एक है राजू और दूसरा है बाबू। अब फर्म का अपना खुद का एक अकाउंट होगा, लेकिन इनका जो अकाउंट है यानी कि फर्म का जो अकाउंट है वो फर्म का अकाउंट, इनके बीच में पैसे का लेन देन पार्टनर्स के साथ भी तो आपस में चलता होगा। तो इन लोगों का जो अकाउंट बनाया गया है इसे बोला जाता है कैपिटल अकाउंट। सिंपल। तो फर्म में एक या एक से ज्यादा पार्टनर हो सकते हैं लोगों के, इसी वजह से कैपिटल अकाउंट बना के रखना पड़ता है हर एक पार्टनर के लिए सेपरेटली, ताकि ट्रांजैक्शन अच्छे से मैच कर सके। दो तरीके के ये हो सकते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। और मैं इसे अगर अपनी साधारण सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि अकाउंट को मैनेज करने के लिए जो लोगों का नेचर है, तरीका है, वो दो तरीके का हो सकता है। पहला, एक व्यक्ति होगा बोलेगा भाई मैं नहीं पढ़ रहा फालतू के चक्करों में, मुझे चाहिए एक अकाउंट, इसी से पैसा आए इसी से जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे जो अकाउंट होते हैं उसे बोला जाता है क्या, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इसमें सिर्फ एक अकाउंट खोला जाता है जिसे बोला जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट कई लोग होते हैं बोलते भैया अपने को चाहिए हिसाब किताब एकदम साफ सुथरा, अपन ने जितना पैसा लगाया है वो अलग चलेगा और उससे कमाया गया जो पैसा है या गवाया गया पैसा है उसका हिसाब चलेगा अलग। तो उसने बनाए दो अलग अलग अकाउंट। एक बनाया करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट मतलब जो रेगुलर खर्चे हो रहे होंगे वो किस में मिलेंगे, करेंट अकाउंट में। और दूसरा एक और बनेगा अगेन जिसका नाम होगा कैपिटल अकाउंट। और इस कैपिटल अकाउंट में वो पैसा फिक्स होगा जो पार्टनर ने एज अ पार्टनर इन्वेस्ट किया होगा, अपनी जो कैपिटल लगाई हुई होगी सिर्फ वो रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो इस केस में हमारा जो बाबू भैया है वो काफी सोफेस्टिकेटेड है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के हिसाब से चल रहा है और उसने मान लो अपने बिजनेस में कितने लगाए थे, 1 करोड़ रुपए। तो वो इस 1 करोड़ को डाल देगा कैपिटल अकाउंट में, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, ये ऐसे ही रहेगा अनटिल अनलेस वो कैपिटल के नाम से इसमें या और पैसा डाल दे या इससे और पैसा निकाल दे। बट रोजाना के खर्चे, सैलरीज, कमीशन, सारे जितने भी खर्चे हैं वो किस में आएंगे, करेंट अकाउंट में आएंगे। तो सिंपल सी बात, आलसी आदमी है ना तो वो बनाएगा फ्लक्चुएटिंग, इसी में सब चलने दो। ज्यादा सोफेस्टिकेटेड होगा बनाएगा 2, फिक्स्ड होगा 1, मतलब कैटेगरी है फिक्स्ड, उसके अंदर मिलेंगे अकाउंट 2 जिसमें रोजाना के खर्चे जाएंगे करंट में, फिक्स खर्चा जाएगा कैपिटल में। इनके बीच का डिफरेंसेस मैं आपको क्लियर कर देता हूं ताकि और क्लैरिटी आ जाए। तो अभी हमने जो डिस्कस किया उससे करेंगे रिलेट, फटाफट से करेंगे इसको खत्म। तो इसमें फिक्स्ड कैपिटल में अभी मैंने आपको बताया था 2 अकाउंट मिलेंगे, फ्लक्चुएटिंग में 1 मिलेगा। अब क्योंकि फिक्स्ड है तो आगे चल के इसमें चेंज नहीं होने वाला, कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। लेकिन इसमें हमेशा चेंज होते रहेंगे, क्यों, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग है। ट्रांजैक्शन, इसमें सारे जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैपिटल ये जाएगा किसमें, फिक्स्ड कैपिटल में। रोजाना के खर्चे किसमें जाएंगे, करेंट में जाएंगे। इसमें सारा सब कुछ किसमें जाएगा, कैपिटल में जाएगा। इसमें हमेशा कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस मिलेगा, बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि जब सब उसमें चल रहा है तो एक समय पैसा हो सकता है माइनस में भी चले जाओ, लेकिन यहां एक सेपरेट सेफ जोन रख दी गई है।
और यही डिफरेंस है बिटवीन कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। और अगेन इसे आप बना लेना, इसकी सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। देन कम्स रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। रेम्यूनरेशन का मतलब ही सीधा सीधा ये है, वो पैसा जो पार्टनर को दिया जाने वाला है। सैलरीज भी हो सकती हैं, कमीशन भी हो सकते हैं, इसे ही बोला जाता है रेम्यूनरेशन। तो अगर हम बात करें रेम्यूनरेशन की, तो पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा है कि हाँ भैया राजू को और बाबू को पैसा दिया जाएगा, तो दिया जाएगा। लेकिन अगर डीड ही नहीं है या डीड में नहीं लिखा कि सैलरी दी जाएगी, तो रेम्यूनरेशन जो है वो नहीं दिया जाता है ना। डीड है, लिखा है, रेम्यूनरेशन दिया जाना चाहिए, दी जाएगी। डीड नहीं है या डीड में नहीं लिखा है, कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी। अब आपको सही लगे गलत लगे भाई, काम तो ऐसे ही चलेगा इनका, है ना। देन नेचर की हम बात करें, तो अब क्योंकि प्रॉफिट होगा तो ही दिया जाएगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं दिया जाएगा, इसी वजह से बोला जाता है कि भैया ये चार्ज नहीं बल्कि एक एप्रोप्रिएशन है। देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, तो उसी तरीके से जैसे रेम्यूनरेशन चलता है उसी तरीके से चलता है क्या, पार्टनर्स कैपिटल। डीड है, वो बोलती है कि पार्टनर के कैपिटल पर पैसा दिया जाना चाहिए तो दिया जाएगा। डीड नहीं है या डीड में नहीं लिखा कि कैपिटल में पैसा दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, एंड दैट्स इट। उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कहानी भी सेम है। तो ये चारों जो हैं, सीधी बात है भाई, डीड है, लिखा है तो दिया जाएगा, डीड नहीं है या डीड में नहीं लिखा तो नहीं दिया जाएगा। और ये एप्रोप्रिएशन होते हैं, चार्ज नहीं होते। एडिशनल कैपिटल क्या है? एडिशनल कैपिटल का मतलब ये है कि साल के दौरान जो पैसा पार्टनर के द्वारा डाला गया है वो कहलाएगा एडिशनल कैपिटल। और अगर साल के दौरान उसने किसी भी तरीके का पैसा निकाल लिया है तो उसे बोला जाता है विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। अब हम समझेंगे ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट को। उससे पहले ये समझो कि ड्रॉइंग्स है क्या। फर्म में पैसा निवेश करके रखा है पार्टनर्स ने, और कई बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब जरूरत पड़ सकती है पार्टनर को, तो वो क्या करेंगे, फर्म से पैसा निकाल लेंगे अपनी उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो निकाला गया है पैसा, ये कहलाता है ड्रॉइंग्स। अब ये पैसा जो फर्म से निकाला गया है, इसके सोर्सेज हो सकते हैं दो। इधर जो पार्टनर है उसने अपना पैसा निकाला होगा किससे, या तो कैपिटल से या तो प्रॉफिट से। तो दो सिचुएशन आती हैं, यानी कि उसने या तो कैपिटल से निकाला या तो प्रॉफिट से। लेकिन ये जो दोनों विड्रॉवल हैं ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी अलग चेंजेस लेकर आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल की, तो ये कहाँ डेबिट होगा, कैपिटल अकाउंट में, और ये कहां पर होगा, ड्रॉइंग अकाउंट में। तो कैपिटल में हुआ तो कैपिटल अकाउंट में, प्रॉफिट के अगेंस्ट है तो ड्रॉइंग अकाउंट बनाया जाएगा। ये अगेंस्ट कैपिटल है, ये अगेंस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। यहां पर कैपिटल पर क्या असर पड़ेगा, यहां पर कैपिटल जो है ये इमीडिएटली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब जैसे ही उसने पैसा निकाला कैपिटल के अगेंस्ट में, तुरंत कैपिटल कम हो गई। ऑन द अदर हैंड ये तब होगा जब साल कंप्लीट हो जाएगा और अल्टीमेटली पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से इसे चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहां किसी भी तरीके का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होता, लेकिन यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता है। इट इज कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पर कंसीडर किया जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा। और ये फालतू का वाहियात पॉइंट है, मतलब कुछ भी डाल दिया है, लेकिन समझा देता हूं फिर भी। तो यहां इट इज कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इट इज नॉट कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्यों ही कैलकुलेट करेगा, कोई प्रॉफिट है तो सीधी बात है, कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है और इसमें नहीं होता। ऑल्दो
ये पॉइंट है वाहियात, आप चाहो तो सिर्फ ये और ना याद कर सकते हो। अब जो ड्राइंग्स हैं भैया, जैसे पार्टनर ने फर्म में निवेश किया और उस पैसे के बदले में इंटरेस्ट लिया, उसी तरीके से फर्म से अगर पैसा वापस निकाला है किसने, पार्टनर ने, तो पार्टनर की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो किसको पैसा पे बैक करेगा। तो यहाँ ड्राइंग जो है, ये पहली बात क्या सिर्फ कैश में है, ऐसा नहीं है। ये जो विड्रॉवल है ये काइंड में भी हो सकता है, यानी कि एनीथिंग अदर देन कैश, जो कि पार्टनर यूज करता है फॉर देयर पर्सनल यूज, और यहां पर इट मे बी आउट ऑफ कैपिटल और अगेंस्ट प्रॉफिट, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब ये जो ड्राइंग है ना, ये हो सकती है दो तरीके की, जिसमें पहली कैटेगरी है इर्रेगुलर ड्राइंग और दूसरी कैटेगरी है रेगुलर ड्राइंग। तो इर्रेगुलर इंटरवल है, तो यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे चार्ज होगा, तो अगर हम बात करें किसकी, पहले पॉइंट की, जहां पर हमने ध्यान दिया था किसमें, इर्रेगुलर ड्राइंग्स में टट्टी लग के रखी है। अगर हम कोशिश करें समझने की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, अगर हम कोशिश करें समझने की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को, तो पहले ये समझो कि ड्राइंग की कितने तरीके से जा सकती है। एक तो कि लगातार एक रेगुलर इंटरवल पे पार्टनर पैसा निकाल रहा है, या एक कभी भी निकाल दे रहा है। तो जो कभी भी निकाल दे रहा है वो है इर्रेगुलर, और जो एक रेगुलर इंटरवल में निकाल रहा है तो वो है रेगुलर। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन ड्राइंग आर मेड ऑन इर्रेगुलर पीरियड, मतलब कभी भी पैसा निकाल रहा है, तो उसको निकालने के लिए जो मेथड यूज की जाती है इससे बोला जाता है प्रोडक्ट मेथड। सिंपली वही टाइम कितना बचा उसके हिसाब से परसेंटेज लगा के निकाल देना। क्योंकि ये थ्योरी सेक्शन है इसलिए हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये समझो कि मेथड कौन सी यूज होती है, प्रोडक्ट मेथड। और जब वही अमाउंट बार बार रेगुलर इंटरवल में निकाला जाता है तो इसे यूज किया जाता है कैसे, एवरेज पीरियड मेथड के हिसाब से। तो भैया इर्रेगुलर अगर आपसे पूछी गई है तो यहाँ पर जो मेथड है वो है प्रोडक्ट मेथड, और अगर आपसे रेगुलर ड्राइंग्स पूछी गई है तो यहाँ पर मेथड यूज होती है एवरेज पीरियड मेथड। देन कम्स गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ये एक कहानी अलग है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जब पार्टनर को बोला जाता है कि भाई मिनिमम इतना पैसा तो आपको एज प्रॉफिट होगा ही होगा, तो इसे बोला जाता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। बट थ्योरी को समझेंगे कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू, जहां हम हमारे दो पार्टनर तो ऑलरेडी रख चुके हैं, जिसमें हमें पता है पार्टनर का नाम, एक है राजू और एक है बाबू। और यहाँ पर पार्टनर ने ये बोला कि आजा एक काम कर श्याम, तू भी पार्टनर बन जा। श्याम बोला का पागल समझा है क्या, पार्टनरशिप फॉर्म में मैं आऊँगा, नहीं आना ना बाबा, बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों ने दे दिया लालच कि काम करो बेटा, आपको हम गारंटी देते हैं कि कम से कम 1 लाख रुपए का प्रॉफिट तो होगा। तो यहाँ पर ये जो 1 लाख रुपए की गारंटी दे दी गई है इसे ही बोला जाता है क्या, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। लेकिन गारंटी दे दी, इन केस उतना प्रॉफिट नहीं हुआ या लॉस हुआ तो फिर क्या, तो भैया पैसा तो देना ही पड़ेगा। किसको, राजू और बाबू को। तो कौन कितना देगा, इसके लिए इनके बीच में क्या किया गया होगा, एक अग्रीमेंट, एक अग्रीड रेशियो बिटवीन, कि ये तो पार्टनर के बीच में भी हो सकता है या फर्म के साथ में भी हो सकता है। तो गारंटी कौन दे सकता है, जो सारे बचे हुए पार्टनर एक अग्रीड रेशियो में वो हैं, या कुछ पार्टनर, मतलब हो सकता है कि सारे पार्टनर गारंटी दे दें, या दूसरा केस कुछ दे दें कुछ ना दें, तीसरा केस फर्म से गारंटी दे दी जाए, ठीक है। तो ये 3 तरीके होते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट के। अब क्या हो सकता है, मैं समझाता हूं आपको 2 एग्जांपल से। पहला एग्जांपल क्या है, पहले एग्जांपल में मान लो उन्हें फायदा हुआ ही नहीं,
लेकिन 1 लाख की गारंटी दी थी और राजू और बाबू ने बोला था कि आधा आधा देंगे, तो भैया 50,000 रुपये दे देगा ये और 50,000 रुपये दे देगा ये। लेकिन अगर मान लो जो श्याम के प्रॉफिट का हिस्सा था वो था 60,000, तो कितने की कमी पड़ी? सीधी बात है 40,000 की। तो अब जब ये 40,000 वाली सिचुएशन आई है तो 20,000 दे देगा राजू और 20,000 दे देगा बाबू, एंड दैट्स इट। इस तरीके से ये सॉल्व किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, गुडविल की। ये टॉपिक, इससे संबंधित प्रश्न आते रहे हैं और आते रहेंगे। गुडविल एक सिंपल सा मीनिंग कैरी करता है अपने साथ, और वो है अच्छी इमेज। इसके कई सारे फायदे होते हैं और इसके कई सारे कारण भी हो सकता है, लेकिन सिंपली एक बिजनेस की जो अच्छी इमेज होती है उसे बोला जाता है गुडविल, जो कि एक फर्म को, एंटरप्राइज को हेल्प करती है नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा कमाने में। तो गुडविल जो है ये आती है बिकॉज ऑफ रेपुटेशन, अच्छे कनेक्शन, जिसकी वजह से ये आगे चल के ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती है। और ये डेफिनेशन दी थी स्पाइसर एंड पेगलर ने। देन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हम करें तो इंटेंजिबल है, ये एंटरप्राइज के साथ ही चलती है, अलग नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा कमाने में मदद करता है, और गुडविल जो है ये अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर और फ्रीक्वेंटली क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। गुडविल के क्रिएट होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि लोकेशन का फ़ायदा मिल सकता है, कॉन्ट्रैक्ट अच्छे मिल गए, ब्रांड्स के साथ कनेक्शन डेवलप हो गए, ट्रेडमार्क आपको मिल गए या पेटेंट मिल गए, साथ ही साथ में मार्केट रेपुटेशन आपकी अच्छी हो गई, कंज्यूमर बेस बन गया। अब गुडविल की अगर हम बात करें तो ये सब्जेक्टिव होती है, मतलब ये डिपेंड करता है कि जो गुडविल की कीमत निकाल रहा है वो उसको कैसे देख रहा है। यानी कि एक व्यक्ति एक फर्म की गुडविल को कुछ और निकाल सकता है, दूसरा जो व्यक्ति है उसकी जो गुडविल है उसे वो कुछ और निकाल सकता है। इसी वजह से इसे कहा जाता है क्या, कि ये क्या है? सब्जेक्टिव है, देखने वाले के नज़रिए पे निर्भर करती है। अगर हम पार्टनरशिप के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखें, मतलब सारी दुनिया में गुडविल की क्या कीमत है, क्या नहीं, वो सबसे हटके पार्टनर्स के बीच में इसका क्या इम्पैक्ट है। तो भाई पार्टनर जो है ना, ये गुडविल को लेके क्या करते हैं? पैसा पे करते हैं, और इसी वजह से कहा जाता है कि ये होल्ड करता है वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट सैक्रिफाइस्ड बाय द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कुल मिला के एक नए पार्टनर के आने पर पुराने पार्टनर को कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ता है और उसके बदले में उन्हें पैसा पे करना पड़ता है। नाउ टॉकिंग अबाउट टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट। ऐसे सारे एसेट जिन्हें छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, सारे क्या होते हैं? टेंजिबल। और जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, फील नहीं किया जा सकता, तो या इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, तो ये सारे कहलाते हैं क्या? इंटेंजिबल एसेट्स। फिर है फिक्टिशियस एसेट। तो फिक्टिशियस एसेट जो है, ना तो इनका फिजिकल एक्सिस्टेंस है, ना इनकी रियलाइजेबल वैल्यू है। ये ऐसे खर्चे होते हैं जो रिलेट करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस से और एक से ज़्यादा सालों तक चलते हैं। अरे सीधी बात है, इसका कहने का मतलब ये है, आपने कोई ऐसा खर्चा कर दिया जो बहुत बड़ा था, जिसके फायदे आपको सालों साल तक मिलने वाले हैं, तो ऐसी चीज़ें जाती हैं फिक्टिशियस एसेट में। जैसे कि एडवर्टीजमेंट, आपने अच्छा एडवर्टीजमेंट करा दिया 1 साल भर भर के, तब वो लोगों के दिमाग में 4-5 साल तक तो हिट करेगा। तो भले आपने 1 साल में ऐड बंद कर दिए, लेकिन लोगों के दिमाग में वो बात 4-5 साल तक रहेगी, तो उसके जो फायदे हैं ये 4-5 साल तक मिलते रहते हैं। इसी वजह से ये कहा जाता है कि हो तो ये 1 साल में जाता है, लेकिन इसको राइट ऑफ, मतलब इसका हिसाब किताब 1 से ज़्यादा साल में किया जाता है। जैसे मान लो 10 लाख रुपए खर्च हुए, फायदा 5 साल मिला, तो हर साल उसमें 2-2 लाख रुपए क्या करेंगे? डिडक्ट कर दिए जाएंगे। 10 लाख का 10 लाख एक ही साल में नहीं किया जाता। बात करेंगे हम किसकी? नेचर ऑफ गुडविल की। तो अगर हम नेचर ऑफ गुडविल की बात करें तो ये इंटेंजिबल होता है और एमोर्टाइज होता है। एमोर्टाइज क्या होता है?
एमोटाइज भैया डेप्रीशिएशन जो होती है ना वो टेंजेबल की होती है, और जो इनटेंजेबल एसेट्स होते हैं उनका होता है एमोटाइजेशन। तो ये एमोटाइज होती है। दूसरी बात, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ये बुक ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखी जाती। क्यों? जैसे मान लो राजू और बाबू ने अपनी एक जो फर्म खोली है, अभी तक उसे ना उसमें कोई पार्टनर आया है ना उसे बेचा गया है, तो उसकी गुडविल कितनी भी जनरेट हो जाए वो आपस में थोड़ी एक दूसरे से बोलेंगे भाई फर्म का पैसा बढ़ गया पैसा दे, ऐसा तो है नहीं। हाँ, कोई तीसरा आएगा तो उससे बोलेंगे भाई हम लोगों को सालों लग गए मेहनत करने में, तू आया है तू गुडविल का पैसा दे। तो इसी वजह से सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है ये बुक ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखी जाती, लेकिन परचेज्ड गुडविल हमेशा लिखी जाती है। तो नीड क्या है गुडविल की वैल्यूएशन करने की? तो गुडविल की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में आ चुके हैं हम। गुडविल की वैल्यू निकाली जाएगी किन किन सिचुएशंस में? सीक्वेंस समझना, पॉइंट्स याद रखना। तो पहला है अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ तो, मतलब राजू और बाबू आपस में ही अपना रेशियो बदल लेते हैं तो गुडविल का कैलकुलेशन फिर होगा। अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो कैलकुलेट होगा। अगर कोई एक पार्टनर निकल लिया तो होगा। अगर फर्म ही बेच दी तो होगा, या और कोई फर्म एग्जिस्टिंग फर्म से मिल जाती है। एमेलगेमेट होने का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, है ना। तो यहां पर ऐसी सिचुएशन में भी क्या हो जाएगा, गुडविल को कैलकुलेट किया जाएगा। या तब जब फर्म जो है ये कन्वर्ट होती है किसमें? एक कंपनी में। तो ये सारे वो पॉइंट है जो अफेक्ट करते हैं क्या? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और जरूरत क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, ये हम समझेंगे। तो एक फर्म की अच्छी गुडविल कैसे जनरेट होती है, इसमें सबसे पहले आता है एफिशिएंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को काफ़ी एफिशिएंटली काम करना यहाँ जरूरी हो जाता है। लोकेशन अच्छी होनी चाहिए तब ये जनरेट होगा। तीसरा, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट। जो आपके कॉन्ट्रैक्ट हैं ये भी आपको अच्छे मिलते रहने चाहिए, अच्छे प्राइजेज में, वरना आपकी जो गुडविल है उसकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। बिजनेस जो है ये खुलते से ही गुडविल जनरेट नहीं करता। जितना ज़्यादा बिजनेस अच्छे से चलता है और लंबे समय तक चलता है, ऐसी सिचुएशन में भी गुडविल बढ़ती है। हाँ, साथ ही साथ में अगर बिजनेस ने अपने पेटेंट करा लिए हैं, कुछ उन्होंने ऐसा बनाया जो काफ़ी अच्छा है, तो उसने अगर उसका पेटेंट ले लिया है, तो ऐसी सिचुएशन में भी जो बिजनेसेस होते हैं उनकी गुडविल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। देन कम्स एक्सेस टू सप्लाई। अगर उन्हें जो मटेरियल है काफ़ी अच्छे से मिल रहा है, आसानी से मिल जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी गुडविल उनकी बढ़ती है। अच्छा क्वालिटी का माल दिया है तो बढ़ जाएगी गुडविल। मार्केट सिचुएशन अच्छी है, यानी कि जो मार्केट है उसमें डिमांड काफ़ी बढ़ रही है और उसे रेगुलर सप्लाई आप कर पा रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी गुडविल जो है ये बढ़ जाती है। और बिजनेस से जुड़े हुए जो रिस्क हैं ये अगर ज़्यादा नहीं है, कम है, तो ऐसी सिचुएशन में गुडविल अच्छा परफॉर्म करेगी, बढ़ जाएगी। नेचर ऑफ द बिजनेस, तो जो बिजनेस का नेचर है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? गुडविल के जनरेशन में। देन कम्स पास्ट परफॉर्मेंस। पास्ट में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है ये भी देखना जरूरी है, क्योंकि अगर पास्ट में कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, लॉसेस में जा रही है, तो उसकी गुडविल पे इम्पैक्ट तो खुद ब खुद पड़ने लग जाएगा। देन कम्स अदर फैक्टर, जैसे कि आफ्टर सेल सर्विसेज वो अच्छी दे रहे हैं, कंज्यूमर्स की टेस्ट का, चॉइसेस का, प्रेफरेंसेस का ध्यान रख रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी जो गुडविल है ये क्या होगी? बढ़ जाएगी। टाइप ऑफ गुडविल में मैंने आपको बताया था दो तरीके की होती है, एक परचेज्ड और एक सेल्फ जनरेटेड। और सेल्फ जनरेटेड को ही बोला जाता है नॉन परचेज्ड। परचेज्ड गुडविल की अगर हम बात करें तो परचेज्ड गुडविल ये किस वजह से चेंज आएगा गुडविल में, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो परचेज गुडविल की अगर हम बात करें तो जो परचेज्ड गुडविल है
इसके लिए पैसा पे करना पड़ता है ईदर इन कैश और काइंड। एग्जाम्पल के लिए जब एक बिजनेस खरीदा जाता है तो वहाँ ये देखा जाता है कि जो पैसा पे किया गया है वो नेट एसेट्स से ज़्यादा है या नेट एसेट्स से कम है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गुडविल की वैल्यूएशन के लिए ध्यान दिया जाता है कि जो पैसा पे किया गया है वो नेट एसेट्स से ज़्यादा है या नहीं है। एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर्मूला होता है इसका एसेट माइनस लाइबिलिटीज। एग्जाम्पल से कि एक कंसल्टेंट है, उसने एक बिजनेस खरीदा जिसकी वैल्यू है 20 लाख, लेकिन इनके पास लाइबिलिटीज कितने की हैं? 12 लाख की। और यहां पर इनके पास जो एसेट्स हैं वो कितने के हैं? 8 लाख के। तो भैया यहां 8 लाख मतलब जो एसेट निकले वो कितने के निकले? 8 लाख के। क्यों? क्योंकि 20,000 कंसिडरेशन है, लेकिन उधारी कितनी है? 12 लाख। तो कुल मिला के एसेट कितने हुए? नेट एसेट 8 लाख के। खरीदने की कीमत 20 लाख। यहां पर क्योंकि इसमें 12 लाख की लाइबिलिटी है तो नेट एसेट कितने के बचे? 8 लाख के। लेकिन ये 8 लाख का बिजनेस सामने वाले ने कितने में खरीदा? 10 लाख में। तो भाई 8 लाख की जगह उसने कितने पे करे? 10 लाख। तो ये जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा गए हैं ये किस चीज के गए हैं? ये गए हैं गुडविल के लिए। मूविंग ऑन, फीचर्स ऑफ परचेज्ड गुडविल। ये तब अराइज होता है जब बिजनेस परचेज किया जाता है, इसे बुक ऑफ अकाउंट में लिखा जाता है, इसे बैलेंस शीट में एज एन एसेट दिखाया जाता है। गुडविल की वैल्यूएशन डिपेंड करती है कि भविष्य में कितने प्रॉफिट्स होने वाले हैं। गुडविल की वैल्यूएशन सब्जेक्टिव होती है और ये डिपेंड करती है कि परचेसर इसे कितने में लेने के लिए अग्री कर रहा है, दोनों, परचेसर भी और सेलर भी। और जो गुडविल है इसकी एक लाइफ रखी जाती है, फिर ये माना जाता है कि ये आगे चल के क्या हो जाएगी? एमोर्टाइज। दैट इज कि ये इसकी जो गुडविल है 2 साल चलेगी, 4 साल चलेगी और आगे चल के एमोर्टाइज हो जाएगी। यानी कि बिजनेस जब खरीदा जाता है तो गुडविल की एक लाइफ बनाकर कंसीडर करके उसे कैलकुलेट किया जाता है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात करें हम तो ये इंटरनली जनरेट होती है और इसके फैक्टर बहुत सारे होते हैं जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। फीचर देखें अगर हम इसके तो ये सालों साल तक इंटरनली ग्रो करती रहती है। ये सब्जेक्टिव असेसमेंट होता है, इसका कोई एविडेंस नहीं होता। वही बात, वैल्यूअर अपने हिसाब से वैल्यू लगाता है, इसके कीमत का अंदाज लगाने के लिए कोई एविडेंस नहीं होता। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से जो इंटेंजिबल एसेट है ये किसी भी तरीके से क्या नहीं होगा? कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। गुडविल को कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो गुडविल को कैलकुलेट करने के तरीके हैं क्या क्या? पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड पहला मेथड है। इसके अंदर 2 तरीके की मेथड होती है, एक सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। तो ये आपको याद रखना है इनके नाम। तो पहली टाइप एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें इसके भी 2 टाइप हैं, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। देन कम्स सुपर प्रॉफिट मेथड एंड देन कम्स कैपिटलाइजेशन मेथड। और कैपिटलाइजेशन के भी मेथड क्या हैं? 2। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ऊपर 2 मेथड क्या कौन कौन से थे? एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। तो तीसरा जो मेथड है इसी में कैपिटलाइजेशन कर दो तो तीसरा मेथड बन जाता है। तो ये वो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं या आपसे क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेथड्स हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के वो कौन कौन से मेथड्स होते हैं। फिर अगर क्लियरिटी चाहिए है तो हमें इनके बीच में डिफरेंस समझ लेना है। किनके? एवरेज और सुपर प्रॉफिट के। आपको समझ में आ जाएगा। पहला है
कि एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है। तो एवरेज प्रॉफिट जो होता है ये एक अग्रीड ईयर्स का नॉर्मल प्रॉफिट होता है। मतलब एवरेज प्रॉफिट अगर निकालना है तो एग्रीड ईयर का मतलब सहमत होना पड़ता है पार्टनर्स को कि हम कितने साल का मुनाफा मान के चलें, 3 साल, 4 साल या 5 साल। तो ये हो गए अग्रीड ईयर। इनके बीच में जो नॉर्मल प्रॉफिट निकाला है उन नॉर्मल प्रॉफिट का जो एवरेज होता है उसे बोला जाता है एवरेज प्रॉफिट। तो फिर सुपर प्रॉफिट क्या है? सुपर प्रॉफिट का मतलब ये वो पैसा जो इस एवरेज प्रॉफिट से ऊपर निकल जाए वो कहलाता है सुपर प्रॉफिट। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हम निकालना चाह रहे हैं क्या? सुपर प्रॉफिट। तो पहले साल फायदा हुआ 50,000, मतलब पार्टनर ने सहमत किया कि हम 4 साल का मुनाफा मान के चलेंगे। तो पहले साल का 50,000, अगले साल का 20,000, उसके बाद वाले साल का मान लो 70,000, फिर उसके बाद वाले साल का हुआ क्या? 50,000। तो ये 4 साल का प्रॉफिट निकला कितना? 2 लाख रुपए। और जो इनका 5वां साल था, 5वें साल में इनको जो प्रॉफिट हुआ वो था 1 लाख रुपए। ठीक है, तो 4 साल में इन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया? 2 लाख। एवरेज कितना निकला? डिवाइडेड बाय 4, 1 2 3 4। तो इनका एवरेज प्रॉफिट कितना निकल गया? 50,000। तो ये जो 50,000 निकला यही है एवरेज प्रॉफिट। लेकिन 5वें साल में इतना कितना कमाया इन्होंने? 1 लाख रुपए। कमाना 50 चाहिए था, कमा लिया 1 लाख। तो नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर जो उन्होंने पैसा कमाया है, मतलब कमाना 50,000 चाहिए था, 1 लाख कमा लिया, तो जो बीच का 50,000 ज्यादा कमाया है यही है सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है एवरेज प्रॉफिट में रेलेवेंट नहीं होता, जबकि सुपर प्रॉफिट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहां जरूरत ही नहीं है ये मान के चलने की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, वही तो हम निकाल रहे हैं। लेकिन यहां जरूरत पड़ती है क्योंकि कंपेयर करोगे, कंपेयर करने के लिए क्या चाहिए? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जैसे कि मैंने इस केस में ये 50,000 निकाला था। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ये कंसीडर नहीं की जाती एवरेज प्रॉफिट में। देखो एवरेज प्रॉफिट क्या है ना, बहुत साधारण सा होता है, तो उसको जरूरत नहीं पड़ती, कैलकुलेटिव होता है ये। इसी वजह से ना इसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की जरूरत है, ना इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत है, इसमें दोनों की जरूरत है। फिर रेलेवेंस ऑफ वैल्यूइंग गुडविल। एवरेज प्रॉफिट इज रेलेवेंट फॉर एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट किस किस के लिए रेलेवेंट है? एवरेज प्रॉफिट के लिए हाँ है, सुपर प्रॉफिट के लिए हाँ है, कैपिटलाइजेशन के लिए हाँ है। अगर हम सुपर प्रॉफिट की बात करें तो ये एवरेज प्रॉफिट के लिए रेलेवेंट नहीं है, सुपर प्रॉफिट के लिए हाँ है, कैपिटलाइजेशन के लिए भी है। तो यहां पर खत्म होता है हमारा पार्ट 1 इस सीरीज का, जहां पर हमने पार्टनरशिप के बारे में बहुत कुछ समझा है। और इस चैप्टर की या इस सीरीज की जो पीडीएफ है ये आपको पार्ट 2 अपलोड होने के बाद मिल जाएगी। ये था पार्ट 1 और पार्ट 2 हम रिज्यूम करेंगे यहीं से। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। माय नेम इज मानव, साइनिंग ऑफ। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। आई एम साइनिंग ऑफ। जय हिंद।